नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर फाइंडिंग करनी है, किस तरीके से आपको सारा मेल करना है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक्स वर्क्स और डीडीपी। तो एक्स वर्क्स पेमेंट टर्म्स क्या होती है या इनको टर्म्स क्या होती है या डीडीपी इनको टर्म्स क्या होती है, तो दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक्स वर्क जो है सबसे पहली इनको टर्म्स है और डीडीपी जो है सबसे लास्ट वाली इनको टर्म्स रहती है। तो ऐसे टोटल मिला के 11 काइंड ऑफ इनको टर्म्स है। बट मैं आपको बता दूं, जो काम आती है आपके सबसे ज़्यादा जो वर्केबल टर्म्स होती है वो या तो एफओबी है या सीआईएफ है या सीएंडएफ है। और जो शिपिंग बिल होता है उसमें भी सिर्फ 3 ही टर्म्स फाइल आपको करने को मिलती है, एफओबी, सीएंडएफ, सीआईएफ। आप चाहे एक्स वर्क्स कर लें चाहे आप डीडीपी कर लें। डीडीपी करेंगे तो लास्ट शिपिंग टर्म्स जो आपकी फाइल हो सकती है वो है आपकी सीआईएफ, और अगर एक्स फैक्ट्री करेंगे फर्स्ट वाली टर्म्स तो जो शिपिंग बिल में फाइल होगी वो रहेगी एफओबी। तो आप चाहे कोई भी टर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं, प्राइसिंग उसी हिसाब से दे सकते हैं। पर जो शिपिंग बिल फाइल होगा आपका कस्टम के अंदर जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है वो या तो एफओबी फाइल होता है या सीआईएफ फाइल होता है या सीएंडएफ फाइल होता है। इसके अलावा कोई और टर्म जो है आपके शिपिंग बिल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स जो है 11 बनाई गई है, बट 3 ही मेजर टर्म्स पे काम होता है। बट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्स वर्क्स के बारे में और डीडीपी के बारे में, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि अगर आप अलीबाबा से इंपोर्ट करते हैं तो कौन सी टर्म्स के ऊपर आपको काम करना है, विच इज द बेस्ट टर्म व्हेनेवर यू इंपोर्ट फ्रॉम द अलीबाबा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली सारी जानकारी बहुत आसानी से समझ में आए। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक्स वर्क्स पेमेंट टर्म्स की। एक्स वर्क्स पेमेंट टर्म्स, हम इसको एक्स फैक्ट्री भी बोल देते हैं। लोकल में जब भी हम काम करते हैं, जैसे लोकली डोमेस्टिकली इंडिया में जब हम डील करते हैं तो हम उसको एक्स फैक्ट्री बोल देते हैं। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में देखा जाए तो उसी टर्म्स को एक्स वर्क्स बोला जाता है, मतलब आपकी एक्स फैक्ट्री की कीमत। तो जो भी आपको कोटेशन बनाने हैं तो उसमें सिर्फ फैक्ट्री तक की प्राइसिंग आपको ऐड करनी होती है, फैक्ट्री के ऊपर जो जो कॉस्टिंग आपको लगने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्री के अंदर जो भी आपको कॉस्टिंग ऐड करनी है और बायर को प्राइस देनी है तो वो कैसे देनी है। तो सबसे पहले एक्स वर्क्स के अंदर आप मटेरियल की कॉस्ट ऐड करेंगे, जो भी आपकी मटेरियल है बनाने में, जो फिनिश गुड्स आपका बनके तैयार हो गया है वहां तक की जो भी कॉस्ट आपको लगी उस फिनिश गुड्स को बनाने में, वहां तक की पूरी कॉस्ट आप ऐड कर लें। उसके बाद उस फिनिश गुड को पैकेज करने के लिए कितना कॉस्टिंग आपका लगने वाला है उस कॉस्टिंग को आप निकालें, वो कॉस्टिंग आप ऐड कर लें। उसके बाद आप जो है अपना मार्जिन ऐड कर लें, और उसके बाद फाइनली आप लोडिंग, जब आप गाड़ी में लोड कराएंगे, बस यहाँ तक का आपको खर्चा ऐड कर लेना है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ऐड करनी है, मटेरियल कॉस्ट ऐड करना है, पैकेजिंग ऐड करनी है, अपने मार्जिन ऐड करने हैं और लोडिंग आपको इसमें ऐड कर लेनी, क्योंकि जब आप मटेरियल डिस्पैच करेंगे तो फैक्ट्री से लोड तो आपको कराना पड़ेगा गाड़ी में, चाहे बायर भी आपका फैक्ट्री से लेके जाए। तो एक्स फैक्ट्री टर्म्स के अंदर जनरली क्या होता है कि कई बार आपको ये बोलते हैं कि भाई हमारे एजेंट इंडिया में ही हैं जो आपकी फैक्ट्री से ही मटेरियल को पिकअप कर लेंगे, या कई बार इंडियन कंपनीज होती है जो फॉरेन में भी होती है, वो क्या करती है खुद की आईसी पे काम नहीं करने की बजाय आपको सीधा बोल देंगे कि भाई आप सीधा हमारी उस फर्म को एक्सपोर्ट कर दें और हम वहां से आपको इंपोर्ट कर लेंगे, पेमेंट भी वहीं से डलेगा। तो एक्स फैक्ट्री के अंदर आपका चाहे फैक्ट्री से ही मटेरियल पिकअप किया जाए, बायर सारा अरेंजमेंट करेगा यहाँ से, आपकी रिस्क सिर्फ फैक्ट्री तक है। उसके बाद जो भी रिस्क वगैरह रहती है सब कुछ, या कोई पेमेंट देना होता है वो सब कुछ बायर आपका करेगा, चाहे उसमें कस्टम क्लियरेंस हो गया है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट हो गया है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट हो गया है, वहाँ के चार्जेस हो गए, डेस्टिनेशन चार्जेस हो गए या लोकल चार्जेस हो गए, सारे चार्जेस जो है आपका बायर इसमें बियर करेगा। तो आपको सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स फैक्ट्री कोटेशन जब भी बायर आपसे मांगता है कि भाई मुझे एक्स फैक्ट्री कोटेशन बना के दे दो, तब जनरली आपको फैक्ट्री तक की कोटेशन बना देना, और जो भी आईएनआर में जो टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस आपकी निकल के आए उसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें, डॉलर में कन्वर्ट करके फिर पर पीस, पर केजी, पर टन जो भी आपको प्राइस देनी है, जैसे भी देनी है वैसे आप अपने बायर को दे दें। और जब आप इस तरीके से प्राइस बायर को दे देंगे तो बायर जो है फाइनली वहां से आपको पेमेंट डाल देगा। तो आईएनआर में आपको देने की जरूरत नहीं है, डॉलर में आप मैक्सिमम ट्राई करें जब भी आप किसी को कोटेशन दें तो डॉलर के अंदर आप काम करें। यूरोपियन कंट्रीज है तो यूरो में आप काम कर सकते हैं, ब्रिटेन में, यूके में आप काम कर रहे हैं तो ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड्स में भी काम किया जा सकता है। आईएनआर में अगर आप डील करेंगे तो ड्रॉबैक की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, एक्स फैक्ट्री भी आप करेंगे ना तब भी आपको ड्रॉबैक मिल जाता है, क्योंकि जो फाइलिंग होगी वो एफओबी बेसिस पे होगी।
तो भी आपको उसमें ड्रॉबैक देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी इनवॉइस वैल्यू रहेगा उस पर आपको ड्रॉबैक जरूर से जरूर मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो INR में आप थोड़ा कम कोशिश करें इनवॉइस वगैरह बनाने की। जैसे आप कहीं पे भी नेपाल वगैरह डील करते हैं INR में डील हो जाती है, बट उस पर हमें ड्रॉबैक नहीं मिलते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत हमें यहीं आता है। तो जो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलने वाले हैं वो होते हैं, वो भी हमें नहीं मिलते हैं। तो बढ़िया है हम डॉलर में भी डील करें और फॉरेन करेंसी भी हमारे पास आए और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी जो है हमें पूरे इसमें देखने को मिले। और इस तरीके से आपको फिर बायर को प्राइस बना के दे देनी है। बाकी सारे खर्चे जो है बायर इसमें बियर करता है, सारे खर्चे बायर पे करेगा। तो ये तो हो गई आपकी एक्सपेक्टी। अब सबसे लास्ट वाली टर्म्स की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड DDP। इधर बायर बोलता है कि भैया मैं तो मेरे घर पे बैठा हूँ, मेरी फैक्ट्री पे बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे तो डिलीवरी मेरे यहाँ ला के दी जाए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ उस केस में। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, अपनी फैक्ट्री से डायरेक्ट बायर की फैक्ट्री तक डिलीवरी करनी है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत लेंथी सा प्रोसीजर है। DDP के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। आप सबसे पहले जो मैंने आपको एक्स फैक्ट्री की कॉस्टिंग बताई वहाँ तक आप ऐड करेंगे, लोडिंग आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे, अपनी फैक्ट्री से पोर्ट तक मटेरियल भेजने का ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे। उसके बाद पोर्ट पर जो लगने वाले कस्टम के चार्जेज हैं, कस्टम के चार्जेज में जैसे मैंने FOB के भी हमारे वीडियो बने हुए हैं, CIF के भी वीडियो बने हुए हैं, तो उस वीडियो को जाके भी आप देख सकते हैं कि कस्टम के क्या क्या चार्जेज होते हैं अगर आप FOB प्रिपरेशंस करते हैं तो प्राइसिंग की। बट अगर आप पूरा DDP कर रहे हैं तो उसके अंदर FOB चार्जेस, CIF चार्जेस सब कुछ ऐड हो जाता है। तो FOB चार्जेस में आपको क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले जब भी आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचेगा तो आपको CFS के चार्जेस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के चार्जेस आपको ऐड करने ही होते हैं। तो CFS के चार्जेस आपको वहां लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आपको जो आपका CH जो रहेगा, जो कस्टम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, उससे आपको उसके चार्जेस लेने हैं कि कस्टम सर्विसेज के क्या चार्जेस देगा, CFS के क्या चार्जेस देगा। तो कस्टम के चार्जेस वो लेगा आपसे, CFS के चार्ज लेगा, प्लस वो जो सर्विसेज आपको दे रहा है वो आपके लिए काम करके दे रहा है तो उसका सर्विस चार्ज भी वो आपसे करेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या कोई भी अदर तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, FSI की सैम्पलिंग वगैरह होती है FSSI की, तो वो सारी चीज़ों के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। चाहे कंटेनर का कुछ भी वहाँ ज़्यादा टाइम रुका हो CFS के अंदर कंटेनर, जैसे 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तो फ्री मिल जाता है इनिशियली नॉन पेरिशेबल आइटम्स के केस में। अगर आप उससे ज़्यादा आपका मटेरियल पोर्ट पे रखा हुआ है तो फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा 2000 रुपये पर डे के हिसाब से ऐसे कुछ चार्जेस आपको उसमें भी लग जाता है। तो जब भी आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो ये भी प्लानिंग करके रखें कि आपका मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पोर्ट पे नहीं पड़ा रहे। एक्स फैक्ट्री कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर आप DDP कर रहे हैं या FOB कर रहे हैं, CIF कर रहे हैं, तब आपको चिंता का विषय बनता है कि भाई अगर आप ज़्यादा दिनों तक अगर CFS में मटेरियल आपका रह जाएगा तो आपको उसमें जो है डिटेंशन, डैमेज वगैरह अलग से जो खर्चे हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप DDP डिलीवरी करें ज़्यादा टाइम आप पोर्ट पे होल्ड नहीं करें मटेरियल को, जितना जल्दी हो सकते हैं कंटेनर की बुकिंग ले और आगे डिलीवर कर दें। तो इसके अंदर आपका कस्टम का चार्जेज, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ओरिजिन, ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है। उसके बाद मटेरियल टर्मिनल पे दे दिया जाता है। टर्मिनल पे जब मटेरियल जाता है तो टर्मिनल का जो सबसे पहला चार्जेज होता है वो होता है आपका टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेज। अब ये टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेज क्या होता है, देखिए आपका मटेरियल CFS से निकल के टर्मिनल में जाता है, वेसल आपका 2 दिन बाद जाना है, 3 दिन बाद जाना है, तो 2-3 दिन तक टर्मिनल पे रखा रहेगा मटेरियल आपका। तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में जमाया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ से कंटेनर्स को, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती है वहाँ पे, लिफ्ट्स लगी होती है, क्रैंस लगी होती है, उनके माध्यम से आपके मटेरियल को शिप के ऊपर लोड किया जाता है। तो यही जो हैंडलिंग हुई आपकी पोर्ट के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर जो हैंडलिंग हुई, तो यही आपका टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होता है। तो एक 20 फीटर कंटेनर के लिए, ड्राई कंटेनर की अगर हम बात करें तो 11,000 से लेकर 15,000 तक आपको TSC पे करना पड़ सकता है। उसके अलावा BL चार्जेज होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, जो शिपिंग का कस्टडी डॉक्यूमेंट होता है कि भाई आपका मटेरियल हमारे शिप पे लोड हो चुका है और अब ये जो बिल ऑफ लेडिंग जिसको भी आप देंगे या जो भी हमें वहाँ पे डेस्टिनेशन पे बिल ऑफ लेडिंग की ओरिजिनल कॉपी दिखाएगा उसको हम ये मटेरियल छोड़ देंगे। तो उसके बिहाफ पे जो है आपको बिल ऑफ लेडिंग निकलता है जब भी आपका मटेरियल शिप पे ऑन बोर्ड हो जाता है। तो ऑन बोर्ड जब मटेरियल होगा तो बिल ऑफ लेडिंग आएगा, तो बिल ऑफ लेडिंग के भी आपसे शिपिंग लाइन चार्ज करती है। बिल ऑफ लेडिंग के चार्जेज 4200 रुपये से लेके 6000 रुपये तक अभी जाने लगे हैं। कई सारी शिपिंग लाइन हो गई है जैसे MSC वगैरह, उन पे 6000 रुपये तक के भी BL चार्ज हमने देखे हैं अभी रिसेंटली यूरोपियन कंट्रीज़ के शिपमेंट्स के लिए, तो ये भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो TSC हो गया है, BL हो गया। उसके बाद सील चार्ज होता है, कंटेनर के पीछे एक सील लगाई जाती है जिसमें कंटेनर पैक कर दिया जाता है, उसके बाद लाइनर सील होती है, तो लाइनर सील लगाई जाती है। तो उस सील का भी आपसे 600 रुपये से 800 रुपये तक आपसे चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो चार्जेस आते हैं आपके वो आते हैं मैंडेटरी यूजर चार्जेस, MUC चार्जेस। तो MUC चार्जेस भी आपसे वहाँ पे 175 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। अब कई बार शिपिंग लाइन जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी चार्ज कर लेती है, जैसे आपका ENS हो गया, यूरोपियन एंटी सिस्टम चार्जेस, या ISPM पोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह, ये सारे चार्जेस ऐड होते हैं और आपके टर्मिनल चार्जेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जब CFS हो गया, टर्मिनल हो गया, उसके बाद आपको ऐड करना है फ्रेट। तो आपके
इंडियन पोर्ट से बाहर के पोर्ट तक जो भी जाने का जो सी फ्रेट लग रहा है या एयर फ्रेट लग रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मोड आपने यूज़ किया उस हिसाब से इंडिया से बाहर तक फॉरेन कंट्री तक जाने का जो भी खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपका फ्रेट रहेगा। तो वो सी फ्रेट हो सकता है, एयर फ्रेट हो सकता है, वो भी आप अपनी कॉस्टिंग में ऐड करें। उसके बाद जब बाहर के यहाँ मटेरियल पहुँच जाता है तो वहाँ पे आपको डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ता है, डिलीवरी ऑर्डर के चार्जेस देने हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे कस्टम का बंदा अपॉइंट करना है तो कस्टम के चार्जेस देने हैं, वही वहाँ पे CFS के चार्जेस देने हैं, टर्मिनल हैंडलिंग के चार्जेस देने हैं आपको वहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ का टैक्सेस, वेट वगैरह या कहीं पे भी कुछ भी टैक्स लगता है तो वो देना है। जैसे हमारे यहाँ GST वगैरह लगता है इंपोर्ट के केस में, जैसे बाहर के यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, बाहर के डॉक्यूमेंट की वहाँ जरूरत नहीं रहती अगर आप DD पे डिलीवरी करते हैं तो। फिर वहाँ पे आपको पूरा कस्टम के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, सारे कोई सर्टिफिकेशन हुआ है तो वो सारे चार्जेस वहाँ पे करने पड़ेंगे, मटेरियल छुड़ाना पड़ेगा पूरा, और उसके वहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद पोर्ट से जब मटेरियल निकलेगा तो वहाँ से आपको पोर्ट से और जहाँ तक वेयर हाउस है वहाँ तक आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आपको कॉस्टिंग में ऐड करना है, और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन से अनलोड होना और कंटेनर की वापसी। तो ये सब चार्जेस आपको पहले से ही पता करना है, कॉस्टिंग में ऐड करना है, फिर बायर को प्राइस देनी है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि भाई जैसे कई लोग क्या करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर कोटेशन दे देते हैं कि जैसे बाहर से हम किसी से कोटेशन लेंगे किसी भी फॉरेन कंट्रीज से, तो वहाँ के लोग क्या है आपको बहुत ज़्यादा कोटेशन दे देते हैं कि भाई ये तो एक्सपोर्टर है तो बहुत कमा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहेगा, तो वो क्या करते हैं आपको बहुत ज़्यादा कोटेशन दे देते हैं। तो DD पे डिलीवरी में मेरे हिसाब से हमेशा दिक्कत सी बनी रहती है, तो ये थोड़ा सा आप देख लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें या तो FOB कर लें या CIF कर लें, बट DDP के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती है, तो सारे कोटेशंस आप जो है पहले से ले लें। तो अब इसके लिए DDP के कोटेशंस कैसे लिए जाएँ और एक्सपेक्टी कैसे लिया जाए, तो एक्सपेक्टी तो आप खुद बनाते हैं, किसी से कोटेशन लेने की जरूरत है नहीं। DDP की अगर बात करें तो DDP के लिए आप पहले कोई एक ऐसी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी इंडिया में ढूंढें जो आपको इंडिया में भी प्लस फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करा दे, और ऐसी कई सारी कंपनीज है जो आपको दोनों कंट्रीज में ये सर्विसेज प्रोवाइड करा देगी। तो वो यहाँ के चार्जेस भी आपको देंगे, वहाँ के चार्जेस भी देंगे, बाहर तक डिलीवरी करने के चार्जेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उनसे आप चार्जेस ले लें, उसके बाद बायर को प्राइस दें, फिर जब आपका पेमेंट आ जाए उसके बाद शिपमेंट करें। तो इस तरीके से आपको DDP में काम करना होता है। अब जैसे आप इंपोर्ट करते हैं और आप अलीबाबा से स्पेशली इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो जब भी आप अलीबाबा से इंपोर्ट करें तो कोशिश करें आप DDP के अंदर ही डिलीवरी लें, 1 पीस 2 पीस 5 पीस। कई लोग ऐसे छोटे छोटे आइटम्स मंगाते हैं अलीबाबा से, तो आपका मटेरियल कस्टम में फंसता है, कस्टम के चार्जेस आपसे मांगे जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैंने तो इतने चार्जेस वहाँ पे कर दिए हैं, कुरियर पे कर दिया, अब ये नया चार्जेस मेरे को लग गया है। तो पहले से ही अपने सप्लायर से बात करके रखें, भाई मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देना पड़ेगा, आपकी फैक्ट्री से मटेरियल सीधा मेरे घर तक आना चाहिए, मैं और कोई चार्जेस नहीं दूंगा, जो भी चार्जेस दे रहा हूं वो आपको ये मैं पे कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको अलीबाबा से जब भी आप इंपोर्ट करें तो यही वाली DDP के ऊपर ही, इनको टर्म्स के ऊपर ही आप काम करें। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर कैसे ढूंढना है, मैं कैसे बायर ढूंढता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे ऑनलाइन 7 डेज के कोर्स में सिखाई जाती है, प्लस 3 डेज का ऑफलाइन कोर्स जो है हम कोटा राजस्थान में प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग प्रोग्राम, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ट्रेनिंग की जानकारी लेके उसमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।